नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। ओके, तो इससे पहले हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर चुके हैं, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब देखो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देखें पहले। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम करते हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। अब देखो, पहले हमने किया रदरफोर्ड मॉडल था जो, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उसमें क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल के इम्प्रूवमेंट करके, उसमें कुछ चेंजेस करके बोहर थ्योरी आई, बोहर मॉडल आया। बोहर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, पोस्टुलेट्स क्या क्या थे बोहर के पोस्टुलेट थे। सबसे पहले जो था कि एक एटम है, उसने बताया फर्स्ट पोस्टुलेट में एक एटम है, एटम के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये चीज हमें बताई थी बोहर ने कि एक एटम है, उसके सेंटर में एक चीज है, कुछ है, जिसको उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में। ओके, ये हमें बताया बोहर ने। फर्स्ट पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर। ओके, एक एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड रेडियस। मतलब हमने पहले जो पढ़ा था और साइंटिस्ट ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ना कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक एटम है, एटम के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उन्होंने ये चीज बताई। लेकिन बोहर ने क्लियर किया कि एक एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या होंगे, जहां फिक्स एनर्जी है। क्या है, फिक्स एनर्जी है। और रेडियस की वैल्यू मतलब सेंटर से डिस्टेंस, जो रेडियस है ऑर्बिटल का, वो क्या होगा, फिक्स होगा। वही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स बस जहां फिक्स एनर्जी होती है वहां प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पोस्टुलेट। क्या दिया उन्होंने, नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी एक ये है मेरा एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाउंड्री है ये। अब मेरे देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब हम इनको नेम देते हैं ना, एल के एल एम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रेजेंट होते हैं उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ये आउटर लाइंस जो मैंने बनाई है, इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है, मेरे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑर्बिट को हम के बोलते हैं, सेकंड को एल नेम दिया और थर्ड को एम, फिर एन, ऐसी कंटिन्यूटी होती है। ओके, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब जो एनर्जी है, देखो अब यहाँ जो एनर्जी है इस ऑर्बिट में, ये एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी, इस ऑर्बिट पे एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है हमारी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट है ना, सेम रहेगी, टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, रुका हुआ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही कि इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं, यहाँ बात हो रही है कि जो हमारी एनर्जी है वो फिक्स है, वो रुकी हुई है।
जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, ठीक है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी स्टेट में है, रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करते हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अंडरस्टैंड? इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम स्टेशनरी बोल रहे हैं कि देखो जी इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं। हमने तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं। वो रिवॉल्व भी करते हैं, बस उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिट्स की वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ओके, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। नेक्स्ट देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडीशन दे दी कि जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस, यानी h बाय 2 पाई, इसका मल्टीपल है कोई भी होल नंबर, और किसके इक्वल है ये, एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल है, यानी NH बाय 2 पाई। अगर एक ऑर्बिट है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना, उसकी वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है, n का मल्टीप्लाई है इसका, n क्या है 1 2 3 होल नंबर्स है, तो हमारा क्या होगा, ऑर्बिट में, उस ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या होगी कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही ऑर्बिट्स हो सकते हैं इनमें क्या हो, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, h बाय 2 पाई का मल्टीपल होगा होल नंबर के साथ, और वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम इसकी इक्वल हो, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, वही पॉसिबल होते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला आ गया एमवीआर। एमवीआर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एन एच बाय 2 पाई, एन जो है वो क्या है 1 2 3, ओके। इसको मैंने बोल दिया दिस इज क्वांटिलाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रखना वर्ड, जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा h बाय 2 पाई होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिलाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्वांटिलाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। याद रखना है कि इस पॉइंट में आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, एन h बाय 2 पाई के इक्वल है, ओके। ये बोहर ने दिया था, ओके। ये वाला आप एक्सप्लेन करोगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्वांटिलाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, एनर्जी इज एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मतलब क्या है, जो एनर्जी होती है ना, अब मैंने पिछले वाले में क्या बताया था कि जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना। अब इसने नेक्स्ट पॉइंट बताया, वो मैंने नहीं बताया था, वो बोहर ने ही बताया था, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, है ना। अपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं हम, एक एटम है मेरा ए, वो क्या करेगा, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऐसे है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्यों करेगा, अपनी स्टेबल होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो उसके लिए जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है ना। अब ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट या फिर डोनेट करता है। अब देखो ये डोनेट कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल्स हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये यही बोल रहा है कि जो एनर्जी है ना वो या तो एमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी, या तो निकलेगी या बाहर आएगी। कब आएगी, जब आएगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्टेट से क्या करेगा दूसरी स्टेट में जंप करेगा, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो क्या होगा उसको
एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा या फिर एनर्जी का गेन होगा। ओके, अब एनर्जी देखो, ये यहां से यहां जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, तो क्या होगा E2 माइनस E1। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। अब इस केस में क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी लॉस कर रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है, निकल रही है। ठीक है, समझ आया। एनर्जी का लॉस जब भी होता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ओके, हायर द एनर्जी स्टेट, जो हमारी एनर्जी स्टेट ज्यादा जोन सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जो नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एनर्जी का इंक्रीज होना उसको एक्साइट होना, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, है ना। चेंज इन एनर्जी कैसे होगा, चेंज इन एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे E2 माइनस E1। ओके, जो एनर्जी ज्यादा है उसमें से कम वाली हम माइनस कर देंगे। समझ आया। अब उसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम, बोहर ने एक पोस्टुलेट दिया था एंगुलर MVR। अब ये MVR जो एंगुलर मोमेंटम था, ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया वो मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो सिंपल है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम याद रखना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है, जो मेरा आई होता है, इनर्शिया है, इनर्शिया किसके इक्वल होता है, आई जो है वो किसके इक्वल होता है, mr² के इक्वल होता है, मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होती है, वेलोसिटी बाय में डिस्टेंस होती है, ये होती है। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मैं पुट करूं किसमें, आई ओमेगा, आई की जगह मैं पुट कर दूं mr² और इनटू में v, ओमेगा की जगह v बाय r, तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, mvr क्या हो गया मेरा, एंगुलर मोमेंटम की इक्वल आ गया। ये था डेरिवेशन हमारा एंगुलर मोमेंटम के लिए। ओके, समझ आया। लीनियर मोमेंटम का हमें पता होना चाहिए, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv के इक्वल होता है, p से हम इसको शो करते हैं, है ना, ये पता है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम किसकी प्रोडक्ट होती है, इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारा वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनर्शिया जो है वो क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैल्यूज पुट करेंगे, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो mvr आ जाएगा। समझ आ गया, इसको क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन था उसका। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल, कि बोहर मॉडल किस किस चीज को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुआ, कौन कौन से रिजल्ट उसके बहुत अच्छे रहे, सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले था कि बोहर ने हमें बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोहर ने बताया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते, क्या नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस नहीं करते। अगर एनर्जी लॉस नहीं करते तो वो क्या करेंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में और एनर्जी लॉस नहीं होगी। अब पहले एक रदरफोर्ड ने बताया था कि एनर्जी लॉस होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती है तो वो नीचे गिरेगा, यानी न्यूक्लियस में आके गिरेगा। लेकिन बोहर ने ये कॉन्सेप्ट गलत बताया था, उसने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में और वो उनके अंदर जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होता, एनर्जी उनकी क्या रहती है, ऑर्बिट की फिक्स रहती है। फर्स्ट सक्सेसफुल पॉइंट था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट था, उसने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया।
ओके, इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। उसने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जो इनिशियल स्टेट होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है किसी भी एटम में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नॉर्मल स्टेट में जो प्रेजेंट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 5 प्रेजेंट है नॉर्मली, जो एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसमें जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी उसकी? ग्राउंड स्टेट होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके पास हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होने के बाद इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो गेन होना या फिर उसमें से लॉस होना, उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ओके, दो एनर्जी ली, E1 एंड E2, E1 एंड E2 एनर्जी ली। E2 क्या है? ग्रेटर है देन E1, तो हम क्या करेंगे? देखो, E2 माइनस E1 किसके इक्वल हो जाएगा? H म्यू के। ओके, अब इस म्यू से हम वैल्यूज निकालेंगे, म्यू से वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू इस साइड, H को उस साइड लेके जाएंगे, तो म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय में H। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, H क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद देखो, म्यू हमारे पास क्या होता है? C बाय लैम्डा, ये रिलेशन हमने किया था। ओके, म्यू हमारे पास क्या होता है? C बाय लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। ओके, ये किसके इक्वल होगी? फ्रीक्वेंसी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में बताता है जो फ्रीक्वेंसी है E2 माइनस E1 बाय H के इक्वल है। ओके, सेकंड में हमें बताता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो C बाय लैम्डा के इक्वल है। मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? दोनों का सेम है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी विल गेट C बाय लैम्डा इक्वल टू E2 बाय माइनस E1 बाय में H। ठीक है, E2 माइनस E1 बाय में H आ गया। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू HC बाय में E2 माइनस E1। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, इसको मैं एनर्जी को नीचे ले आऊंगी, इस H को मैं C के पास ले जाऊंगी, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा लैम्डा इज इक्वल टू HC बाय E2 माइनस E1, ये आ जाएगा। ओके, अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखो कोई भी एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी क्या है? E1 है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है? E2 है। तो उनके अंदर जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वो क्या कर दिया मैंने? चेंज इन एनर्जी डेल्टा E। डेल्टा E किसके इक्वल होगा? E2 माइनस E1 के एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है उसमें से हम माइनस करेंगे ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसको, और वो किसके इक्वल होगा? H म्यू के। ओके, उसके बाद इसने एक्सप्लेन किया हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए इसने फॉर्मूला दिया, जो En है वो किसके इक्वल होगा? माइनस RH1 बाय एन स्क्वायर। N क्या है? N है हमारा 1 2 3, ठीक है, ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिट की वैल्यू। और H जो है मेरा वो क्या है? राइबर्ग कांस्टेंट है। और जो राइबर्ग कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 2 पाई स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा गाइस फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर me⁴ बाय में H स्क्वायर। हो गया। अब ये है, उसके बाद क्या है? नीचे क्या है? n स्क्वायर भी है, नीचे n स्क्वायर है, तो इसको मैं ये फॉर्मूला जो टोटल होएगा ये वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो क्या आएगा? En जो एनर्जी है मेरी ऑर्बिट की, कोई भी ऑर्बिट है, n ऑर्बिट है, उसके लिए एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा En माइनस 2 पाई स्क्वायर me⁴ बाय में n स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमें बोहर ने दिया था।
ओके। उसके बाद अब देखो, एज यूजुअल हम पहले साइंटिस्ट की क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी क्या क्या सक्सेस थे, क्या क्या उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी क्या क्या कमियां थी। ओके, क्या क्या उसके फेलियर थे, क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले देखो, जो बोहर था, जो लाइन स्पेक्ट्रम उसने एक्सप्लेन किया वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं कर पाया था, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइन स्पेक्ट्रा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ वन आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, यहाँ वन आएगा गाइस, वन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोहर थ्योरी फेल टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर मैं कोई एटम है मेरा, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, कि एक एटम है, एटम को मैंने क्या कर दिया, एक एटम है, एटम को मैंने दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, ये क्या है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो मैग्नेट्स हैं, अब मैग्नेट्स है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड तो बना दिया इन्होंने इसके बीच में, अब जो इलेक्ट्रॉन्स पे है, क्या मतलब क्या उसकी रेडिएशंस में इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हम बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यानी लाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, अब देखो दो टर्म्स मैं यूज करूंगी, आपको वो याद रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोला मैंने, जीमन इफेक्ट। ओके, ZEEMAN, जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट किसके केस में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, MZ। ओके, ZM कर लो या, ठीक है। इसमें क्या था, व्हेन एटम एमिटिंग रेडिएशन इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ईच लाइन स्पेक्ट्रम स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस। एक लाइन है वो क्या करेगी, अगर यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस में, सिंगल जो लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगी नंबर ऑफ लाइंस में। बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो हमें ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन जीमन इफेक्ट। और एक स्टार्क इफेक्ट होता है, तो जीमन इफेक्ट होता है अगर मैं एटम को क्या कर दूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दूं और उसकी जो लाइन स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाएंगी नंबर ऑफ लाइंस में। ओके, अब उसके बाद स्टार्क इफेक्ट होता है। स्टार्क इफेक्ट में क्या है, स्टार्क इफेक्ट में क्या किया, बोहर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था मेरे पास स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास था जीमन इफेक्ट। ओके, ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद उसने क्या किया, जो वेव नेचर था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, बोहर जो था वो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओनली उसने क्या एक्सप्लेन किया, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, वेव नेचर को वो नहीं कर पाया एक्सप्लेन, यानी ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओनली उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल नेचर के होते हैं, विच वाज नॉट ट्रू। ठीक है, ये इसकी थी 4-5 लिमिटेशंस थी कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या उसने प्रोवाइड नहीं किया था। उसके बाद मेरे पास है बोहर्स थ्योरी एंड ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें इसने क्या क्या बताया, ये आपको सिंपल याद रखना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से ही बनकर आया है, ठीक है, उसकी हेल्प से हमारे पास आया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज थ्रू गैस अंडर लो प्रेशर। यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, गैस में से पास करवाएं अंडर लो प्रेशर। ओके, उसके बाद है जो हमारे पास एमिटेड लाइट्स होती हैं, लाइट्स जो निकलती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनका पता लगाते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। ओके गाइस, स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयरिंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ। यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसे अलग अलग लाइंस क्या होती है, निकलती हैं, और वो क्या होती है, अलग अलग रीजन्स में ट्रेवल करती हैं और अलग अलग उनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, कुछ क्या होती है, इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये था हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। सो हमारा आज बोहर का जो पोस्टुलेट्स थे, लिमिटेशंस थी, सक्सेस थी, यानी बोहर मॉडल जो था वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट आगे जो हमारे शेप्स है, ऑर्बिट्स हैं वो। ओके, उससे पहले हम करेंगे इसको, एक इक्वेशन आएगी वो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए stay tuned on the channel guys, and thank you for watching this video on Creative Study AK.